हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक पार्ट 2। जेनेटिक पार्ट 1 में हमने ऑटोसोमल डोमिनेंस, पेडिग्री, जेनेटिक क्या होता है, कैसे ये हमारे पेरेंट्स से हमारे में आता है। दो तरह का जेनेटिक होता है, एक क्लासिकल एक नॉन क्लासिकल। क्लासिकल फॉलो करता है मेंडेलियन लॉ को, नॉन क्लासिकल फॉलो नहीं करता है मेंडेलियन लॉ को। ये सब के बारे में डिस्कशन किया था। आज रिसेसिव का कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको, और बाकी आगे का डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का कौन सा डिस्कशन से स्टार्ट होता है? सबसे पहले ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज नाम से ही देखिए क्या हो रहा है। ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, उसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनता है ये जानेंगे, तभी तो हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज आती है, कहाँ पर कौन सा एंजाइम ये कम होता है या उसमें नहीं बनता है, डिफिशियंसी होती है, जिसके कारण ये डिजीज होता है। तो हमें इसमें मेनली 7 तरह का डिजीज डिस्कस करना होगा। उससे पहले हम इसका फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को हम कहते हैं ग्लाइकोजीनेसिस, और ये ग्लाइकोजन के टूटने को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बायोकेमिस्ट्री में इसका बहुत अच्छे से डिस्कशन कर दिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। कैसे? तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें जो मेन प्रोसेस है वो है यूडीपी ग्लूकोज का आना, और फिर हमारा बन जाता है ग्लाइकोजेन। तो यूडीपी ग्लूकोज कैसे बनता है? तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में एक एंजाइम आता है जो इसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से यूडीपी ग्लूकोज बनाता है, वो है यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फरेज। और यूडीपी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन बनाता है? तो ग्लाइकोजन सिंथेज। अब ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये ग्लूकोजिनेसिस का मेन एंजाइम है, मतलब रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे बनेगा? तो सिर्फ इसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, वो है ग्लाइकोजन फॉस्फरेज। तो इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम ये है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करने के पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन इसको बढ़ाता है और कौन इसको घटाता है। जैसा कि आपने देखा, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस मतलब ग्लाइकोजिनेसिस में मेन रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन था? ग्लाइकोजेन सिंथेज। अब इसको कौन बढ़ाएगा? तो इसको बढ़ाता है हमारा इंसुलिन। अब इंसुलिन का क्या वर्क है? जैसे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, तो ग्लूकोज को क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। अब देखिए, ग्लाइकोजन को फिर से तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो इसके लिए कौन सा जो मेन एंजाइम था ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, तो वो था ग्लाइकोजन फॉस्फरेज। तो या तो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन ज़्यादा हो गया है, तो ग्लाइकोजन ज़्यादा हो गया तो वो उसको, कोई भी चीज़ टॉक्सिक हार्मफुल होता है ना, तब वो उसको बनाना बंद कर देगा या उसको तोड़ने लगेगा। दूसरा इपिनेफ्रिन, जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमारा। तीसरा सेकेंडरी मैसेंजर CAMP, ये तीनों क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फरेज को बढ़ाता है, जिससे ग्लाइकोजन टूट जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अटैच है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्लाइकोजन में स्ट्रेट चेन भी होता है और ब्रांच चेन भी होता है। जो स्ट्रेट चेन होता है वो अल्फा 1,4 लिंकेज से ज्वाइन रहता है,
और जो ब्रांच चेन होता है वो किससे ज्वाइन रहता है, तो अल्फ़ा 1,6 लिंकेज से। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले जब हम ग्लाइकोजन को बनाएंगे तो ग्लाइकोजन को बनाने में हम क्या देखते हैं कि एक स्ट्रेट चेन होता है और उसमें क्या होता है, ब्रांचिंग चेन होता है। लेकिन हमको क्या करना है, ग्लाइकोजन को तोड़ना है। क्यों, ताकि वो ग्लूकोज में बन सके। ठीक है, तभी तो स्टोरेज प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो ग्लाइकोजन के तोड़ने में हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रांचिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो इसको क्या कहेंगे, डी ब्रांचिंग एंजाइम। ये सब आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस हर एक प्रोसेस में एक डिजीज आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके मेन पिक्चर पे, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से कौन सा डिजीज। चलिए देखते हैं इसके एंजाइम के बारे में। जो सबसे पहला होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में, वो देखिए यहाँ ग्लूकोज 6 ये इस तरह से हो रहा था पहले, जिससे ग्लाइकोजन बढ़ रहा था। अब इधर से इधर जाएगा तो ग्लूकोज बनेगा। तब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनने में एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो एक डिजीज होगा जिसको कहते हैं बॉन जीआरके डिजीज। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, जी से जीआरके और जी से ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनने में इसमें प्रॉब्लम होगा। तो लैक ऑफ, तो अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। बॉन जीआरके डिजीज, लैक ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बन पाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे क्या सिम्टम दिखेंगे, अगर ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा लीवर में, जिसके कारण हेपेटोमीगैली हो जाएगा। ग्लूकोज नहीं बन पाएगा जिससे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चला जाएगा अलग पाथवे में, और हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया ये सब में हो जाएगा हमारे शरीर में। जिसको हाइपरयूरिसीमिया कैसे आता है, तो फैट और प्रोटीन के कैटाबोलिज्म से आता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि बॉन जीआरके डिजीज लिख देती हूँ, बॉन जीआरके डिजीज। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कम होता है, हेपेटोमीगैली, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया क्या होते हैं, मेनली सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये किस पेशेंट पे मेनली देखने को मिलेगा, जो पेशेंट फैट होते हैं, मसल होता है, और इसमें हमारा जो लीवर है वो फैटी लीवर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे डिजीज़ पे। दूसरे डिजीज़ कहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या था हमारा, इधर से अगर प्रोसेस देखिए, इधर से तो ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट बना, ग्लूकोज फॉस्फेट 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना। तो ये, और अगर अपोजिट देखेंगे तो ये ब्रांचिंग क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो यहाँ पर जो इंजाइम आएगा वो हो जाएगा डी ब्रांचिंग इंजाइम। तो डी ब्रांचिंग इंजाइम में क्या होता है, तो कोरी, CORI, कोरी डिजीज। आपको एक कोड बता देती हूँ, ABCD। इसको याद रखिएगा ना तो आपका आधा कन्फ्यूजन ख़त्म होगा। हमारा डी ब्रांचिंग है, डी। ठीक है, तो इसमें कौन सा डिजीज होगा, सी नाम का डिजीज होगा, कोरी डिजीज। अभी आगे बताऊंगी कि बी फॉर ब्रांचिंग, ब्रांचिंग में ए नाम का डिजीज होता है। तो अब ABCD से कन्फ्यूजन दूर रहेगा। डी मतलब डी ब्रांचिंग, डी ब्रांचिंग में कौन सा डिजीज होता है, कोरी डिजीज होता है। ठीक है, तो अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो कौन सा डिजीज होगा, कोरी डिजीज। तो वही इसका, अगर अब चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें लैक ऑफ दी ब्रांचिंग अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसिडेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। कौन सा, डी ब्रांचिंग का काम कौन करते हैं, अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसिडेज, उसकी कमी के कारण ये कोरी डिजीज होता है। बाकी इसके सारे सिम्टम सेम हैं, सिर्फ इसमें क्या देखने को मिलेगा, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल होगा। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब इससे अगर आप इसको निकाल दीजिएगा तो ये एबनॉर्मल तो स्ट्रक्चर दिखेगा ही।
ठीक है। तीसरा डिजीज कौन सा आ जाएगा? तो देखिए ग्लाइकोजन से क्या कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, तो इसमें प्रॉब्लम होगा, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फरेज, जो हमारा क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है। इसके कारण आपको मेनली 2 डिजीज देखने को मिलेगा, एक तो मैक आर्देल और दूसरा हर्श डिजीज। ठीक है, मैक आर्देल और दूसरा हर्श डिजीज। मर्क आर्देल और हर्श दोनों डिजीज में क्या होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फरेज की कमी होगी। तो अंतर क्या है, तो नाम लिखते हो तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैक ARDLES आर्देल्स और दूसरा हर्श डिजीज। एम फॉर क्या होता है, मसल। अगर ये ग्लाइकोजन फॉस्फरेज मसल में कम होगा तो उसको हम कहेंगे मैक आर्देल डिजीज। और ये ग्लाइकोजन फॉस्फरेज अगर हमारा लीवर में कम होगा तो उसको हम कहेंगे हर्श डिजीज। तो सिंपल है, नाम से ही इसका पता चल जा रहा है। तो दोनों में सिम्टम क्या होगा, तो हर्श में क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन फॉस्फरेज कम हो रहा है, तो हेपेटोमीगैली देखने को मिलेगा, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलेगा, मतलब जब फास्ट करते हैं ना तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, लीवर इन्फ्लामेशन होगा। और मैक आर्दिल डिजीज अब मसल से रिलेटेड है, तो क्या होगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मसल क्रैम्प करेगा, उसके बाद मायोग्लोबिन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज करेंगे तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम मेनली देखने को मिलते हैं। अब अगला डिजीज कौन सा है, तो मैंने बताया था ना ABCD, डी ब्रांचिंग में कोरी डिजीज। अब ब्रांचिंग में कौन सा होगा, जो ब्रांचिंग एंजाइम है उसमें हो जाएगा एंडरसन डिजीज। तो अब यहाँ पे जो ब्रांचिंग करता है उसमें कौन सा डिजीज होगा, एंडरसन डिजीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोड ईजिली याद कर सकते हैं। इसमें एंडरसन डिजीज में कौन सा एंजाइम की कमी होती है, तो ब्रांचिंग एंजाइम, और ये बहुत ही ज़्यादा फीतल होता है क्योंकि ब्रांचिंग नहीं कर पाएगा ना, तो इसके कारण क्या हो सकता है, चिरहोसिस होने की संभावनाएं हैं। ये तो पूरी तरह ख़त्म हो गया, लेकिन आपको एक और डिजीज का नाम देखना होगा जिसको नाम है पॉम्पी डिजीज। ये मेनली डी ब्रांचिंग एंजाइम में ही होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, लीवर में नहीं, जब लाइजोजोम में डी ब्रांचिंग एंजाइम की कमी होगा तब ये पॉपी डिजीज देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा पॉपी डिजीज में, तो लैक ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम इन लाइजोजोम। इसके कारण क्या होता है, कार्डियोमीगैली। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, पॉम्पी पंप कौन करता है, हमारा हार्ट करता है, तो इन्फ्लामेशन कहाँ होगा, हार्ट में होगा। ठीक है, अभी आप इसको विस्तार में पढ़े ग्लाइकोजन स्टोरेज सिंथेसिस को, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं, तो टोटल टाइप होते हैं 8, लेकिन अभी 7 पढ़ने को है। जो फर्स्ट टाइप था वो क्या था, बॉन जियारके डिजीज। सेकेंड टाइप क्या था, पॉम्पी डिजीज। थर्ड कोरी डिजीज। फोर्थ एडर्सन डिजीज। फिफ्थ मैकार्दे डिजीज। 6 हर्श डिजीज। 7 तौली डिजीज। 8 एक और इसी का रिलेशन है, लेकिन देखिए ये जो तौली डिजीज है ना, अगर मसल में होगा तो 7 में आ जाता है, और फॉस्फोफ्रुक्टेज काइनेज की कमी अगर लीवर में हो जाएगा तो वो 8 क्लासिफिकेशन टाइप में आ जाएगा। ठीक है, तो सबका डिस्कशन करेंगे। पहले ये टाइप को हम याद कैसे रखेंगे कि कौन सा फर्स्ट टाइप है, कौन सा सेकंड टाइप है। इसका बहुत ही इजी कोड है, क्या है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में होशियार था। वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में होशियार था। इजली याद हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब कौन किस एंजाइम की कमी के कारण होता है, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, ये सब देखते हैं और इसके क्लिनिकल फीचर। पहला बॉन जियारकी, किस एंजाइम की कमी के कारण होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कोड क्या था, जी। इसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो लीवर और किडनी। इससे क्या हो जाएगा,
तो मासिव इलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर बड़ा हो जाएगा, बहुत प्यास लगेगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, यूरिन में हाइपर यूरेमिया देखने को मिलेगा, हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा। दूसरा पॉम्पी, पॉम्पी कहाँ पर है? तो पंप करता है कौन? हार्ट। तो ये क्या मिलेगा? हार्ट में मेनली देखने को मिलेगा। ये एक लाइसोसोमल डिसऑर्डर है जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडेज की कमी के कारण होता है। इसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्यूर देखने को मिलता है और अगर इसके कारण डेथ भी हो सकता है बिफोर एज ऑफ 2। तीसरा क्या है? कोरी डिजीज, कोरी ABCD, मैं भूल गई थी कोरी का क्या होगा, डी ब्रांचिंग के लिए ये डिजीज होता है। ठीक है, तो डी ब्रांचिंग में कौन सा ये था एंजाइम? अल्फा 1,6 ग्लाइकोजिडेज, जो मसल और लीवर में होता है। इसके कारण क्या होगा? तो इसके कारण मेनली ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर एबनॉर्मल दिखेगा, ये सब। टाइप 4 एडर्सन, ब्रांचिंग एडर्सन। ठीक है, इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडेज का प्रॉब्लम हो जाएगा और ये लीवर और स्प्लीन में देखने को मिलता है। इसके कारण चिरहोसिस हो सकता है और लीवर फेल हो सकता है बिफोर द एज ऑफ 2। ठीक है, अब आते हैं 5th टाइप में, जिसका नाम क्या है? मैकआर्थी, जो फॉस्फोलेज की कमी के कारण होता है और ये मसल में मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कारण वही एक्सरसाइज करने पे थकावट आ जाएगी, मसल क्रैम्प हो जाएगा। 6 हर्श डिजीज, तो हर्श डिजीज में हेपेटिक फॉस्फोरेज की कमी होती है, अभी बताए थे। M से मसल फॉस्फोरेज, H से हेपेटिक फॉस्फोरेज। ठीक है, तो हेपेटिक तो लीवर में इसका होगा। 7 टॉरी डिजीज, मेनली फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के कारण 2 डिजीज होता है, एक टाइप 7, एक टाइप 8। टाइप 7 में क्या हो जाएगा? तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की कमी मसल में देखने को मिलती है। ठीक है, और जो टाइप 8 है उसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की कमी लीवर में देखने को मिलती है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होगा? तो 7 वाला जो फीचर है ना, उसमें मेनली आपको वही एक्सरसाइज करने पे थकावट होगा, पेनफुल मसल क्रैम्प देखने को मिलेगा और लीवर में अगर प्रॉब्लम हुआ तो फॉस्फोलेज काइनेज के कारण तो उसमें माइल्ड लीवर इन्लार्जमेंट देखने को मिलता है, उसके बाद माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक और बात, जो टाइप 1 से 7 है ना, ये इनहेरिटेड ऑटोजोमल रिसेसिव है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लेकिन जो टाइप 8 है जिसमें फॉस्फोरेज काइनेज की कमी के कारण लीवर में होता है, वो सेक्स लिंक्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में। नाम में ही देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इसमें क्या है? जो लाइसोसोम के स्टोरेज में प्रॉब्लम होता है। इसमें मेनली आपको 4 डिजीज के बारे में पढ़ना है। पहला है टाइसेक डिजीज, दूसरा है नाइमन पिक डिजीज, तीसरा गॉचर डिजीज, चौथा फेवरी डिजीज। इसमें जो एंजाइम की डिफिशियंसी होती है तो इसका भी एक कोड है। तो पहले निमोनिक्स बता देती हूँ तो ईजी है। जैसे निमोनिक्स जो है उसका नाम है तरुण हैज 9 शर्ट, मोस्ट आर सेफ्रॉन, फ्यू आर ग्रीन। अब इससे कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे हमारा डिजीज दिया हुआ है और यहाँ पे इसका डिफिशियंसी दिया हुआ है। जैसे कि तरुण हैज, तो टी से टेसेक, हैज H से हेक्सोसा मिनीडेज। ठीक है, तरुण हैज 9, N से क्या हो जाएगा? नीमेन पिक, शर्ट S से हो जाएगा स्पिंगोमाइलिनेज। मोस्ट आर, ठीक है, तो मोस्ट का हो जाएगा मेटाक्रोनिक ल्यूको डिस्ट्रोफी, आर सेफ्रॉन, ए से हो जाएगा एराइल और एस से हो जाएगा सल्फा तेज। ठीक है, फ्यू आर ग्रीन, फ्यू में एफ क्या हो जाएगा? फेवरी, और आर ग्रीन, ए से अल्फ़ा और जी से ग्लैक्टोसिडेज। तो इस तरह से हम इजीली इसको कोड के बेसिस पे याद कर सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए टेसेक डिजीज किसके कारण था? तो हेक्सोसा अमीनिडेज ए की कमी के कारण। इसमें क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस एक्युमुलेट करता है? तो GM2 गैंग्लियोसाइड। कौन सा? GM2 गैंग्लियोसाइड। इसका एक्सप्लेन नीचे करते हैं, सिर्फ याद करने के लिए याद कर लीजिए। और नाइमन पिक डिजीज में कौन सा सब्सटेंस एक्युमुलेट होता है? तो इसका एंजाइम समझ लीजिए क्या है, स्फिंगोमाइलिनेज। तो स्फिंगोमाइलिन एक्युमुलेट होता है। गौचर डिजीज GGG, ठीक है। तो गौचर डिजीज में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसेरिब्रोसाइड। तो कौन सा एक्युमुलेटिंग एंजाइम है, सब्सटेंस है, ग्लाइकोसेरिब्रोसाइड, ठीक है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। फेवरी डिजीज अल्फा ग्लैक्टोसिडेज ए। इसमें एक्युमुलेटिंग सब्सटेंस क्या है? तो सेरामाइड ट्राईहेक्सोसाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला क्या है, टाइसेक डिजीज। टाइसेक डिजीज सबसे पहले लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है ना, क्रोमोसोम नंबर 15 में म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन आ जाएगा तो क्या होगा, जो इसका एंजाइम है, कौन सा, बीटा हेक्सोसामिनिडेज ए, उसमें म्यूटेशन आ जाएगा। तो पहले इस एंजाइम का काम क्या है, ये क्या करता है, GM2 गैंग्लियोसाइड को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे पार्टिकल में। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो GM2 गैंग्लियोसाइड ब्रेक डाउन नहीं होगा, जिसके कारण इसका एक्युमुलेशन होने लगेगा। कहाँ पे? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेटिना में, ठीक है। इसके कारण इसका दूसरा नाम क्या रखाया है? तो टाइसेक डिजीज का दूसरा नाम है GM2 गैंग्लियोसिडोसिस टाइप 1, ठीक है। इसका सिम्टम मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दिखाई देता है वो है मसल टोन का कम होना, सीजर आना, फिर ब्लड दिखना। सिम्टम मेनली दिखता कितने मंथ से है? तो 3 से 6 मंथ्स में सिम्टम स्टार्ट होता है और 4 साल होते होते तक बेबी का डेथ हो जाता है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये मेल और फीमेल दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ये इनहेरिटेड है ना, तो ये ज़्यादा ज्विस में देखने को मिलेगा, फ्रेंच कैनेडियन में देखने को मिलेगा, एमिस, काजून, इन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब क्या है, जो हमारा ये टेसेक डिजीज है, इसमें 2 चीज़ होगा, म्यूटेशन होता है ना, तो या तो जो ये एंजाइम है वो बनेगा ही नहीं, नो सिंथेसिस, या डिफेक्टिव सिंथेसिस होगा, ठीक है। अगर सिंथेसिस होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, टोटल डिफिशियंसी उसको कहेंगे। और डिफेक्टिव सिंथेसिस हुआ तो इसका बहुत सारा डिग्री होता है और एग्जाम एक्टिविटी का। तो चलिए सिम्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले टाइसेक डिजीज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या अफेक्ट करता है? तो मसल टोन को कम करता है, रिफ्लेक्सेस को बढ़ाता है, सीजर आता है इसके कारण, और विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? तो मोटर डिफ़िकल्टी, बाइपोलर टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम, और चेरी रेड स्पॉट होता है। याद रखिएगा, कैसा स्पॉट? चेरी रेड स्पॉट। इसको डिवाइड किया गया है एज ग्रुप के अनुसार। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो इन्फेंटाइल, जो अभी बताया था, 3 से 6 मंथ में इसका ऑनसेट होगा। दूसरा जुवेनाइल, इसका ऑनसेट 2 से 5 साल में होगा। तीसरा क्रोनिक, जिसका 1 से 2 डिके, कहने के मतलब 10 से 20 साल में होगा। लेट ऑनसेट, इसका कहने का क्या मतलब है कि 2 से 3 साल में होगा। 2 से 3 डिके मतलब कि 20 से 30 साल में होगा। अब देखिए, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम
में डिजनरेशन होने के कारण मसल टोन कम हो जाते हैं, रिफ्लेक्सेस बढ़ जाता है, सीजर होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होते हैं। ये मेनली फर्स्ट 3 फेजेज में देखने को मिलता है, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल और क्रोनिक में। लेकिन लेट ऑनसेट में क्या देखने को मिलेगा? मोटर में डिफिकल्टी होना, बाइपोलर टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम और चेरी रेड स्पॉट। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जो एंजाइम है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हेक्स ए लिखे हैं। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करेंगे सीरम के थ्रू, ल्यूकोसाइट के थ्रू, टीयर के थ्रू या बॉडी टिश्यू के थ्रू। जेनेटिक टेस्टिंग में देखेंगे कि हेक्स ए जीन का कहीं म्यूटेशन या सीक्वेंसिंग तो नहीं हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ऐसे तो इसका नो क्योर है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। और इसका जो कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। जैसे सीजर है तो नेफ्रोलॉजिस्ट से हम कंसल्ट करेंगे। फीडिंग सही करने के लिए हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन और न्यूट्रिटिस्ट से कंसल्ट करेंगे। और डेली लिविंग और मोबिलिटी को घटाने के लिए हम फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, और भी ये जो लेट ऑनसेट है ना, इसका भी पहला क्या है ट्रीटमेंट? सपोर्टिव है, लेकिन इसमें रिसर्च अभी चल रहा है एमनियोसेंटेसिस और क्रोनिक विलस सैम्पलिंग पे। अब चलिए एक रिव्यू करते हैं। रिव्यू में क्या है कि मेनली जो ताइसेक डिजीज है, इसके नाम में ही इसके सिम्टम हैं, माने इसके फीचर्स हैं। देखिए, ताइसेक, टी से हो जाता है ताइसेक डिजीज, ए से ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, बाई से ये 4 साल के कम में होता है, एस से स्पॉट देखने को मिलेगा, चेरी रेड स्पॉट। ए मोस्ट कॉमनली ये ज्यूस को अफेक्ट करता है। सी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स में होता है, डायलेटेड न्यूरॉन के। एच हेक्सोसामिडेज ए डिफिशियंसी के कारण होता है। ए स्टोरेज डिजीज है। ठीक है, तो इसका नाम में ही इसके फीचर्स दिए हुए हैं। ये मेनली जो है ना, इसके सिम्टम, डायग्नोसिस में क्या बताया? क्लिनिकल एग्जाम का ऐसे करेंगे और डीएनए का सीक्वेंसिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं नीमैन-पिक डिजीज। ये एक रिसेसिव ऑटोजोमल बीमारी है जो मेनली डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम स्फिंगोमाइलिनेज के कारण होता है। मेनली पहले इसको टाइप को देखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके 3 टाइप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। इसको लिख सकते हैं निकमैन पिक डिजीज ए, निकमैन पिक डिजीज बी और NPDC। ठीक है, ये जो ए और बी है ना, ये मेनली एक एंजाइम की कमी के कारण होता है, जिसको कहते हैं स्फिंगोमाइलिनेज डिफिशियंसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ASM, एसिड स्फिंगोमाइलिनेज डिफिशियंसी के कारण मेनली ये ए और बी होता है। ये इनहेरिटेड होता है, रेयर डिजीज है। और इसके कारण क्या होता है? अगर एसिड स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की कमी हो जाए तो ये जो हमारे शरीर में जो मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है स्फिंगोमाइलिन का, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। तो ये सी क्या का है? तो इसमें ये सी मेनली ये दोनों से सेपरेट है। इसमें म्यूटेशन हो जाता है दो जीन का, जिसका नाम है NPC1, नाइमैन पिक डिजीज टाइप सी पार्ट 1 और NPC2। इन दोनों जीन में क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है, जो इसको पार्ट 1 और पार्ट ए और बी से सेपरेट करता है। ठीक है, अब जैसे कि पता है जो हमारा ये मेम्ब्रेन होता है वो बाइलिपिड लेयर का बना होता है, उसमें स्फिंगोमाइलिन होता है। अब हमारा मैक्रोफेज आता है। मैक्रोफेज क्या करेगा? जो भी डेड हो चुका है, डेड मेम्ब्रेन, उसको इंगल्फ कर जाएगा और उसको लाइसोसोम में जाके डिस्ट्रॉय कर देगा या रिसाइकिल कर देगा। लेकिन अगर ये जो एसिड स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम जो मेनली प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? SMPD1 के कारण, इसका फुल फॉर्म स्फिंगोमाइलिन फॉस्फोइस्टरेज 1, जो प्रोड्यूस करता है एसिड स्फिंगोमाइलिनेज।
अगर ये ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो एसिड स्फिंगोमाइलिनेज प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये लाइसोसोम में स्टोर नहीं हो पाएगा, मैक्रोफेज के द्वारा इंगल्फ नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे शरीर में ये स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, और अगर स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा स्टोर हो रहा है कहाँ पे, तो लाइसोसोम में कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। तो इसके कारण क्या हो सकता है, नाइमन पिक डिजीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो स्फिंगोमाइलिन है ये एक्युमुलेट होता है लाइसोसोम में, और अगर ये मैक्रोफेज में एक्युमुलेट होगा तो इस सेल को क्या कहेंगे, फोम सेल, जो लिपिड से भरा हुआ होता है। टाइप 1 टाइप क्या था, 2 टाइप बताए थे, 1 और 2। 1 में कंप्लीट एब्सेंस होता है और जो बी में है वो थोड़ा मोड़ा एब्सेंट होता है, रेसिडुअल रिमेनिंग। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अदर में होगा, अदर ऑर्गन में, तो क्या करने में प्रॉब्लम होगा, रिसाइकलिंग करने में प्रॉब्लम होगा। तो अब इसके सिम्टम साइन ऐसे सेपरेट करके देख लेते हैं। तो नीमन पिक डिजीज ए और बी, या टाइप 1 टाइप 2। जो टाइप 1 है वो अर्ली लाइफ आता है, और टाइप बी क्या होगा, कभी भी आ जाएगा, तो ये अर्ली हो जाएगा, ये एनी टाइम। ठीक है, सीवियरिटी की बात करें तो ये टाइप 1 जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, और टाइप 2 क्या है, लेस सीवियर होता है। साइन और सिम्टम की बात करें तो पहले टाइप 1 का देखते हैं। फीडिंग में डिफ़िकल्टी होगी, हमारा लीवर और स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा, जिसके कारण जॉन्डिस होने का डर है। रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाएगा, जैसे कि मसल टोन। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाएगा, और कभी कभी ये फीतल होता है। ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कब होगा, ये जो मैक्रोफेज है जब चला जाएगा लंग में तब। इन्फेंट में चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है, सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब बी में क्या है, इसमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये नॉन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये ब्रेन से रिलेटेड नहीं होता है, जैसा कि ये टाइप 1 होता है। ठीक है, इसमें मेनली स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलेगा, मतलब कि प्लेटलेट कम, WBC कम, लंग फंक्शन कम, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम। अब इनहेरिटेंस की बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव पढ़ रहे हैं, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए जो है ना वो सिर्फ ज्यूइश लोग में देखने को मिलता है, किसमें, तो ज्यूइश लोग में। और टाइप बी सभी में, इसमें कोई इथनिसिटी से मतलब नहीं होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट में हम देखेंगे स्फिंगोमाइलिनेज एक्टिविटी इन WBC। जेनेटिक टेस्टिंग में हम देखेंगे SMP-D1 जो प्रोड्यूस करता है एंजाइम स्फिंगोमाइलिनेज। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर टाइप ए की बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे कि फीडिंग ट्यूब्स देंगे, मेडिकेशन देंगे, उसको के सोने के लिए कहेंगे, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। टाइप बी में लैब टेस्टिंग करवाएंगे एवरी 6 से 12 मंथ पर, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये सबका क्योर नहीं है। अगर ओवरऑल अगर डिस्कशन करने के टाइप ए और बी का, तो ये रेयर ऑटोसोमल ये रिसेसिव डिजीज है। टाइप 2 होता है, टाइप ए टाइप बी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये स्फिंगोमाइलिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एसिड स्फिंगोमाइलिनेज, जिसके कारण जो स्फिंगोमाइलिन है वो लाइसोसोम में स्टोर हो जाएगा, और उस कहाँ के, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। मैनिफेस्टेशन क्या है, टाइप ए फीटल होता है एज 3 साल तक, और टाइप बी कभी भी हो सकता है, और कोई ये माइल्ड होता है, इतना सीवियर नहीं होता है। डायग्नोसिस में हम एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, और ट्रीटमेंट जैसा कि इसका कोई क्योर नहीं है तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। अब आते हैं टाइप सी में, इसको शॉर्ट फॉर्म में NPC से लिखा जाता है। ये म्यूटेशन इन NPC1 जीन और NPC2 जीन के कारण होता है। इसका डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोसेरिब्रो
साइडेज से कोई लेना देना नहीं है। ये मेनली जो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसके इम्पेयर हो जाने के कारण होता है, जिसके कारण प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। होता क्या है, जैसे कि कोई भी सेल खराब हो गया, तो सेल खराब हो जाने के बाद क्या होता है, वो मेनली अर्ली इंडोजोम में जाता है, फिर लेट इंडोजोम में जाता है, और उसके बाद वो लाइजोजोम में जाता है। लाइजोजोम में जाने के बाद वो NP2 NPC2 या जो बाहर निकलने वाला जो मेम्ब्रेन पे पाया जाता है NPC1, इन दोनों में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा बाहर नहीं निकल पाता है, वह अंदर में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, और जिसके कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, तो सिम्टम क्या क्या देखेंगे, डिसरप्शन ऑफ बाइल फ्लो, ट्रैप प्लेटलेट, जिसके कारण ब्रूसिंग हो जाएगा, तुरंत ब्लीडिंग इशू आ जाएंगे, फोम सेल देखने को मिलेगा। इसका सिम्टम अर्ली इन्फेंटाइल ऑनसेट में आपको मसल टोन डिक्रीज, डिले इन डेवलपमेंटल एंड मोटर माइलस्टोन। और अगर चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में क्लम्सीनेस, लर्निंग डिफ़िकल्टी, अनस्टेडी गेट, डिफ़िकल्टी इन swallowing, स्लर स्पीच, सीजर, ये सब देखने को मिलेगा। एडल्ट या टीनेज की बात करें तो साइकाइट्री प्रॉब्लम, याददाश्त सही नहीं रहेगा, मतलब कि प्रोग्रेसिव कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, जॉन्डिस मेनली कॉमन होता है न्यूबॉर्न में, और ओल्डर में रेयर होता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट में वाइल्ड एसिड मेटाबोलाइट, ऑक्सीस्टेरोल, और जेनेटिक एनालिसिस करेंगे कि NPC1 या NPC2 में तो नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेनली जो दिया जाता है वो है मिगलूस्टैट, जो मेनली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को कम कर देता है। इसका क्योर अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हम सपोर्टिव थेरेपी करते हैं। गॉचर डिजीज, ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है और मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर में आता है। इसका प्रॉब्लम क्या होती है, तो एक एंजाइम है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए इसको बीटा ग्लूकोसाइडेज भी कहते हैं। तो ये ग्लूकोसेरिब्रोसाइड है क्या, ये एक ग्लाइकोलिपिड है जो शुगर और फैट का बना होता है। ये बहुत सारे सेल के मेम्ब्रेन में, मतलब जो भी सेल है ना उसके मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है, और इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे रिएक्शन लगते हैं, इसके लिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो अगर ये एंजाइम की कमी हो जाएगा तो ये ब्रेकेज नहीं होगा तो ये हमारे मैक्रोफेज के लाइसोसोम में रह जाएगा, जो अपने आप को भी डैमेज करेगा और सराउंडिंग सेल को भी डैमेज करेगा। जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड है ना, इसमें किस जीन की डिफिशियंसी होती है, तो GBA जीन। किस जीन, GBA जीन, GBA। ये जीन का क्या होता है, म्यूटेशन होता है, जिसके कारण ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डिफिशियंसी होती है, जिसके कारण हमारा जो ये लाइसोसोम है वो उसमें जो हमारा ग्लूकोसाइडेज है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और वो टूट नहीं पाता है, जिसको हम गॉसर सेल कहते हैं। गॉसर सेल दिखता कैसा है, तो ये क्रम्पल टिश्यू पेपर की तरह इसका अपीयरेंस होता है। कैसा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्रम्पल टिश्यू पेपर की तरह इसका अपीयरेंस होता है, क्योंकि मैक्रोफेज इनलार्ज हो जाता है और ये अपने साथ अपना सराउंडिंग टिश्यू को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में आता है। इसके टाइप 1, इसके कितने टाइप होते हैं, तो मेनली 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या है, तो टाइप 1 में क्या होता है ना, पर्सन जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई भी सिम्टम शो नहीं होता है। तो साइन और सिम्टम, अगर एसिम्टोमेटिक होंगे तो साइन और सिम्टम कैसे पता चलेगा, तो इसमें मेनली जो होता है ना, बोन मैरो में फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस के कारण RBC का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण अनीमिया और फैटिगी होने का चांसेज है। अब WBC अगर अफेक्ट हुआ तो लीकोपेनिया होगा,
ऑस्टियोपोरोसिस होंगे। अगर हमारा किडनी अफेक्ट हुआ या लीवर तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसके कारण ब्लीडिंग और ब्रूसिंग होता है। और अगर ब्लड फ्लो कम गया बोन तक तो बोन क्राइसिस होगी, जिसके कारण फिजिकल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलता है। टाइप 2 मेनली किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्यूट न्यूरोनोपैथिक गौचर डिजीज। इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। और इस क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो सिम्टम्स है वो जैसे टाइप 1 में था सेम है। उसके साथ साथ आपको मोटर स्किल का लॉस, मसल टोन का कमना, मसल स्पाज्म, निगलने में प्रॉब्लम, सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम, और कभी कभी जो होता है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर ही बच्चे का डेथ हो जाए। जो टाइप 3 है ना, वो उसके सिम्टम टाइप 2 की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा स्लो रिलेट में होता है और इसमें सीजर भी आते हैं। डायग्नोसिस तो वही क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, हम मेजर करेंगे ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे, तो एक टेस्ट करके जिसका नाम है बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज ल्यूकोसाइट ब्लड टेस्ट। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस एंजाइम की एक्टिविटी को देखेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, कहीं जीबीए जीन में म्यूटेशन तो नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, जैसा कंडीशन वैसा ट्रीटमेंट। जैसे कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जो एंजाइम की कमी हो गई है वो एंजाइम हम सिंथेटिक फॉर्म में डालते हैं, किस थेरेपी में, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में। दूसरा सबस्ट्रेट रिडक्शन थेरेपी करते हैं, जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड को बनाता है, जो एक्यूमुलेट होता है उसको बनने से ही रोक देंगे, ना बनेगा ना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सिम्टम जो है वो मैनेज किया जाता है सपोर्टिव थेरेपी से। अब आते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं क्यों। जो हमारा टाइप 2 और टाइप 3 है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्व है, लेकिन टाइप 1 इन्वॉल्व नहीं है। इसमें होता क्या है, द ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडेज एक्यूमुलेट हो जाता है लाइसोसोम ऑफ द मैक्रोफेज में, जिसके कारण क्या होता है, डैमेज स्टार्ट हो जाता है। इसका जो मेन याद करने वाला है वो है कि ये जब एक्यूमुलेशन होता है तो इसका अपीयरेंस कैसा होता है, क्रम्पल टिश्यू लाइक पेपर। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में MPS कहा जाता है। ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। लाइसोसोम ऐसा मैक्रोफेज के अंदर पाया जाता है जो मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सबको डाइजेस्ट या रिसाइकिल करने का काम करता है। अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए या ये जिस रिएक्शन से, जिस एंजाइम की मदद से मेनली डाइजेशन करता है, अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो इसको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, जिसका दूसरा नाम ग्लाइको अमीनोग्लाइकन्स है, उसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है। इसका क्लिनिकल फीचर देखें तो मेंटल रिटार्डेशन, क्लॉडी कॉर्निया के आगे ऐसे लगेगा कि बादल भरा हुआ, मतलब पानी रहेगा। हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, स्केलेटन डिफॉर्मिटीज, कोर्स फेशियल फीचर्स, जॉइंट एबनॉर्मलिटीज, कार्डिक लेशन, ये सब देखने को मिलेंगे। इसके टाइप की बात करें तो इसके मेनली 7 क्लिनिकल टाइप होते हैं। तो एक एक करके रिवाइज करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको कहते हैं MPS टाइप 1। इसमें मेनली लैक और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा एल आइडुरोनिडेज, इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मेनली जो हमारा ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स होता है ना, वो 2 तरह के सल्फेट से बना होता है। एक होता है हेपरीन सल्फेट और दूसरा होता है
दरमातन सल्फेट से। अब ये कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो मेनली सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोड्यूस होता है सेल के बाद उसके पास, और उसके बाद ये बाहर सरफेस में चला जाता है। जब बाहर सरफेस में जाता है ना, तो जैसे मान लीजिए हमारा एपिथेलियल सेल है, ठीक है, और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा कौन, हेपरिन सल्फेट और दरमातन सल्फेट। अब इसके कारण क्या होता है, अब जब ये यहाँ पर आता है तो ये मेनली इंगल्फ कर दिया जाता है ये लाइजोजोम के द्वारा। लाइजोजोम एक मैक्रोफेज के अंदर पाया जाता है, जो मेनली डिग्रेडेशन या रिसाइकलिंग का प्रोसेस करता है। अब लाइजोजोम क्या है, एंजाइम रिलीज करेगा। मेनली दो तरह का एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड को। पहला है IDURONATE आइड्यूरोनेट सल्फेट, और दूसरा है अल्फा एल आइडुरोनीडेज, ठीक है। ये दोनों एंजाइम मेनली होता है जिसके द्वारा ये ब्रेक डाउन होता है। अब ये जो MPS 1 है, ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें जो अल्फा एल आइड्यूरोनीडेज होता है ना, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। अब उसकी डिफिशियंसी होगी तो क्लिनिकल फीचर में क्या दिखेगा, तो जो फॉरहेड है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, नोज का जो ब्रिज होता है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, लिप क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, टंग इनलार्ज हो जाएगा, गम भी इनलार्ज हो जाएगा। सिम्टम में बताया था कॉर्निया क्लॉडिंग, ठीक है, जिसके कारण विजुअल प्रॉब्लम या ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। हिप डिस्प्लेसिया, जॉइंट डिजीज, काइफोसिस, शॉर्ट स्ट्रक्चर, हर्निया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियोमायोपैथी, थिक हथ बल्ब, हाइड्रोसिफेलस, न्यूरो सेंसियल हेयरिंग लॉस, ये सब देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इसके पहले दो फॉर्म और होते हैं, मतलब इसका सब क्लिनिकल टाइप होता है। तो सब क्लिनिकल टाइप में इसका स्पेक्ट्रम में मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है टाइप 1 को, एक सीवियर और दूसरा एटीन्यूएटेड, मतलब थिकनेस के अनुसार एटीन्यूएटेड, ठीक है। सीवियर में कौन सा आ जाएगा, तो हॉलर सिंड्रोम आ जाएगा, HURLER। हॉलर सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस के साथ। और दूसरा जो हमारा आ जाएगा वो एटीन्यूएटेड में कौन कौन सा आ जाएगा, तो सी सिंड्रोम या हॉलर HURLER हॉलर सी सिंड्रोम। ये इसमें मेनली क्या होता है, तो डिसेबिलिटी देखने को मिलता है। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन सिर्फ हॉलर सिंड्रोम ये सीवियर केस है। तो वही अभी जब क्लिनिकल फीचर हम डिस्कस कर रहे थे तो उसके सिम्टम में क्या कह रहे हैं कि जो सीवियर फॉर्म होता है ना, उसके कारण डेवलपमेंटल डिले, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकता है, जो मेनली एटीन्यूएटेड फॉर्म में नहीं देखा जाता है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अर्लियर ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा आउटकम है कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने का। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में मेनली अल्फा एल आइड्यूरोनीडेज देते हैं क्योंकि इसी की कमी होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल आउटकम को सही करने के लिए करते हैं। ये थेरेपी है ना जो सभी सिम्टम को करेक्ट नहीं करता है, इसलिए सिम्टम के अनुसार, सीवियरिटी के अनुसार हम थेरेपी करते हैं। अगर सिम्टम को सही करना है, जैसे कि कॉर्निया में क्या हो गया था, क्लॉडी हो गया था, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट, हार्ट बल्ब रिप्लेसमेंट, सर्जिकल कलेक्शन, रेस्पिरेटरी सपोर्ट थेरेपी में ऑक्यूपेशनल फिजिकल स्पीच थेरेपी, हियरिंग एड्स देते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 1 के बारे में। ये कंप्लीट या पार्शियल डिफिशियंट ऑफ अल्फा एल आइड्यूरोनीडेज की कमी के कारण होता है। इसमें लाइजोजाइम अच्छा से नहीं बन पाता है, जिसके कारण म्यूकोपॉलीसैकेराइड
बिल्डअप हो जाता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में मेनली हेपारिन सल्फेट और धर्मातन सल्फेट। सिम्टम में कॉर्निया क्लॉटिंग देखने को मिलेगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट में हम क्या करेंगे, तो टेस्ट करेंगे यूरिनरी म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, चेक करेंगे अल्फा एल आयरनिडेज इन WBC। ट्रीटमेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। ठीक है। जो टाइप 2 है वो क्या था, हंटर सिंड्रोम, HUNTER, हंटर सिंड्रोम। क्या बताया था, सारे जो MPS है वो ऑटोजोमल रिसेसिव है एक्सेप्ट हंटर सिंड्रोम। ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें मेनली क्या होता है कि लाइसोसोम जो है वो बनता ही नहीं है। जब लाइसोसोम होगा ही नहीं तो डिग्रेडेशन और डाइजेशन का काम कौन करेगा। जैसा कि आपको पता है जो हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड है उसको हम ग्लाइकोअमीनोग्लाइकन्स भी कहते हैं, जो मेनली दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, हेपारिन सल्फेट और धर्मातन सल्फेट। अब ये दोनों आ जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में और ये सेपरेट करता है एपिथेलियम टिश्यू सेल को कनेक्टिव टिश्यू से। अब जो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड जिसको हेपारिन सल्फेट या धर्मातन सल्फेट कहते हैं, ये धीरे धीरे ओल्ड होता है। उसके बाद ये मैक्रोफेज के द्वारा इंगल्फ हो जाता है। मैक्रोफेज में बहुत सारे लाइसोजाइम होते हैं। जो इसमें कमी होता है वो होता है आइडुरोनेट सल्फाटेज एंजाइम। इसकी कमी हो जाती है जिसके कारण ये लाइसोसोम इसको डिग्रेडेट नहीं कर पाता है। किसको डिग्रेडेट नहीं कर पाता है, तो हेपारिन सल्फेट और धर्मातन सल्फेट को। ठीक है, जिसके कारण अर्ली सिम्टम क्या क्या दिखेंगे, तो इसमें दिखेगा रिकरेंट इन्फेक्शन, लीवर और स्प्लीन में इन्लार्जमेंट दिखेगा, एब्डोमिनल हर्निया दिखेंगे। लेटर सिम्टम में क्या दिखेगा, तो प्रोमिनेंट फॉरहेड हो जाएगा, जो नोज का ब्रिज है वो फ्लैट हो जाते हैं, लिप टंग गम इनलार्ज हो जाता है, हाथ बल्ब ठीक हो जाते हैं, लंग में ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज देखने को मिलता है, स्टिफ ज्वाइंट हो जाता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर, स्किन में क्या देखने को लगते हैं, तो टाइनी पेबल्स, क्या टाइनी PEBBLES पेबल्स। सीवियर केसेस में ऑटिज्म, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेंटल डिसेबिलिटी, ये सब देखने को मिलता है। तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस में हम वही एंजाइम एक्टिविटी देखते हैं कि जो एंजाइम है वो है कि नहीं है। ट्रीटमेंट में तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि जो हर्निया है उसके लिए सर्जिकल करेक्शन किया जाता है। वल्व जो है उसमें हाथ वल्व रिप्लेसमेंट किया जाता है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट, स्पीच थेरेपी, हियरिंग एड्स किया जाता है। तो हंटर जो MPS टाइप 2 है उसमें हमने क्या पढ़ा, जिसको हम हंटर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि ये मेनली एक एंजाइम है जिसको लाइसोजाइम है जिसको कहते हैं आइडुरोनेट सल्फाटेज की कमी के कारण होता है, जिसके कारण सेल में हेपारिन सल्फेट और धर्मातन सल्फेट बिल्डअप हो जाता है, जिसके कारण इसके सिम्टम दिखते हैं। डायग्नोसिस में हम एंजाइम एक्टिविटी देखेंगे, ट्रीटमेंट में एंजाइम रिप्लेसमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और सपोर्टिव केयर करते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड टाइप 3 जिसका दूसरा नाम है सैन फिलिपो सिंड्रोम, ये मेनली फर्दर 4 सब टाइप में बांटा गया है। किस बेसिस पे कि कौन सा एंजाइम मिसिंग है या इनसफिशिएंट है। तो देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ MPS 3A, MPS 3B, MPS 3C और MPS 3D। जो पहला है ना वो मेनली हेपारिन N सल्फाटेज की कमी के कारण होता है, कमी या एब्सेंट के कारण।
कौन सा, लिख देती हूँ अलग अलग। ये किसकी कमी ऑप्शन के कारण होता है, हेपरन एन सल्फातेज की कमी के कारण होता है। जो बी है वो मेनली अल्फा एन एसिटाइल ACETYL ग्लूकोसामिनिडेज की कमी के कारण होता है। जो टाइप सी है वो मेनली एसिटाइल को अल्फा ग्लूकोसामिनाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज की कमी के कारण होता है। इसमें मेनली आपको एंजाइम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंजाइम में ही दे सकते हैं। बाकी तो जो डिफरेंस है पहला, दूसरा, तीसरा, उसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। जो टाइप 4 है उसमें मेनली एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 6 सल्फातेज की कमी के कारण होता है। अगर इसका क्लिनिकल सिम्टम देखें तो जो चारों सब टाइप है उसका लगभग सेम होता है। इसमें फास्टर डिजनरेशन देखने को मिलेगा टाइप 1 में, ठीक है। इसमें मेनली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी, इनएबिलिटी टू स्लीप, विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग लॉस, सीजर, एग्रेसिव बिहेवियर, मोटर और मेंटल स्किल क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। वो वॉक नहीं कर पाते हैं 10 साल के होने के बाद भी। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉमन होता है। MPS टाइप 4, MPS टाइप 4 मतलब कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड टाइप 4, जिसका दूसरा नाम मॉर्कियो सिंड्रोम है। इसमें मेनली इसको 2 टाइप में बांटा गया है, टाइप ए और टाइप बी, ठीक है। टाइप ए में कौन सा एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, तो इसमें एन एसिटाइल ग्लैक्टोअमाइन 6 सल्फेज की कमी होती है। और टाइप बी में बीटा ग्लैक्टोसिडेज की कमी होती है। लिख देते हैं, टाइप ए में क्या की कमी थी, एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन 6 सल्फातेज की कमी हो जाती है। और बी वाला में कौन सा, बीटा, तो याद रख कर सकते हैं, बीटा ग्लैक्टोसिडेज की कमी के कारण होता है, ठीक है। दोनों एंजाइम किस लिए यूज होते हैं, तो जो ये केराटिन सल्फेट है ना, शुगर चेन, उसको ब्रेक डाउन में, ठीक है। डायग्नोसिस जो होता है ये मॉर्कियो सिंड्रोम, वो एज 1 से लेके 3 साल के बीच में होता है। इसमें बोन डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, जॉइंट पेन, विजन इम्पेयरमेंट, रेस्पिरेटरी और कार्डियो इशू देखने को मिलता है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इसमें नॉर्मल रहता है, लेकिन आपको हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा अगर ट्रीटमेंट नहीं करे तो। जो टाइप बी है ना वो माइल्ड होता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड टाइप 6 का, जिसका दूसरा नाम मैरोटिऑक्स लैमी सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें किस एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, तो एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन 4 सल्फेटेज। ये जो MPS टाइप 1 पढ़े थे उससे इसका कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, लेकिन जो चिल्ड्रन जिनको टाइप 6 होया हुआ है उनका नॉर्मल इंटेलिजेंस लेवल होता है। इसमें जैसे कि कॉर्निया में क्लॉदिंग हो जाना, हियरिंग लॉस, नर्व कंप्रेशन, संतेत ग्रोथ, हर्निया, हार्ट डिजीज, ये सब देखने को मिलता है। टाइप 7 MPS टाइप 7, इसमें कौन सा सिंड्रोम होता है, स्लाई सिंड्रोम, ठीक है। इसमें किस एंजाइम की एफिशिएंसी होती है,
बीटा ग्लूकुरोनिडेज। क्या? बीटा ग्लूकुरोनिडेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। ये लीस्ट कॉमन एमपीएस है और ये रेयर केसेस में देखा जाता है जिस फीटस को हाइड्रोप्स फिटालिस है, मतलब कि जिसके बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड रिटेन हो गया है। ठीक है, ये माइल्ड से मॉडरेट होता है तो कॉर्निया क्लॉदिंग, लॉस ऑफ पेरिफेरल और नाइट विजन कॉमन होता है। अदर स्ट्रक्चर सिम्टम में क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्ट्रक्चर, स्टंटेड ग्रोथ, हर्निया, रेस्पिरेटरी इशू। म्यूकोपॉलीसैकेराइड टाइप 9, ये कॉज होता है मेनली एक एंजाइम है हाइयालुरोनिडेज, इसकी कमी के कारण होता है। इसमें जॉइंट पेनफुल स्वेल कर जाता है तो इसका हमें क्या करवाना पड़ता है? इमेजिंग करवाना पड़ता है कि कहीं बोन इरोशन या सॉफ्ट टिश्यू मासेज तो नहीं हो गया है। फेशियल एबनॉर्मलिटी, शॉर्ट स्ट्रक्चर, स्टंटेड ग्रोथ, ये सब देखने को मिलता है।